गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो है कक्षा 10 के गणित के जो है पहले चैप्टर संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम को हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम जो है संख्याओं की ही बात करेंगे। तो संख्याओं में सबसे बड़ा जो हमारा सेट है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर या सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं, इसे हम a प्लस IB के रूप में व्यक्त करते हैं। जिसमें I आयोटा का मान कौड़ी में ऋणात्मक होता है तथा A और B वास्तविक संख्याएं हैं। इसमें A को वास्तविक घटक तथा IB को काल्पनिक घटक कहते हैं। अतः सम्मिश्र संख्याएं दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी होती है। दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी होती है। पहला है वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स, और दूसरी है काल्पनिक संख्याएं इमेजिनरी नंबर्स। अब हम लोग जो है वास्तविक संख्याओं की बात करेंगे। देखेंगे हम लोग तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, जैसे परिमेय संख्याएं या अपरिमेय संख्याएं। वास्तविक संख्याएं ये हमारी संख्या रेखा है। इसका मध्य बिंदु 0 होता है। इसके बाएं हम जो है दाएं देखते हैं तो ये धनात्मक संख्या होती है और इसके जो है बाएं ऋणात्मक संख्या होती है। अब हम देखेंगे तो कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। पुनः वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांट दिया गया है। संख्याओं को दो भागों में बांट दिया गया है। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर्स and irrational numbers.
इरेशनल नंबर्स। अब हम बात करेंगे परिमेय संख्याओं की। तो परिमेय संख्या वे संख्याएं हैं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, और वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अब हम देखेंगे परिमेय संख्याओं को। तो परिमेय संख्याएं जो है, इनको हम जो है आगे विभाजित करते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, इनकी संख्या अनंत है, ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं भी अनंत है। संख्या रेखा पर जो कि अनंत बिंदु है, तो जो कि वास्तविक संख्याओं की संख्या अनंत है, और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की संख्या भी उन पर अनंत होगी। तो हम परिमेय संख्याओं की बात करेंगे। तो परिमेय संख्याएं जो है या रेशनल नंबर्स, जो हम रेशनल नंबर्स की बात करते हैं, तो इनको फिर से जो है विभाजित कर दिया गया है। एक तो जो कि देखेंगे हम लोग, तो पूर्णांक आता है, ठीक है, और दूसरा आता है डेसिमल या दशमलव। लेकिन दशमलव में हम जो है कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों प्रकार की संख्याएं देखते हैं। तो हम देखेंगे पूर्णांक। पूर्णांक में अगर हम देखते हैं इसे संख्या रेखा, तो संख्या रेखा पर शून्य के बाद जो है एक एक अंतराल पर, चाहे दाएं जाए चाहे बाएं जाए, एक एक अंतराल पर जो बिंदु आते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं पूर्णांक संख्याओं को। ये पूर्णांक संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन पूर्णांक संख्याओं को दो भागों में बांट दिया जाता है। पूर्णांकों को हम इंटीजर्स भी कहते हैं। इनको फिर से दो भागों में बांट दिया जाता है, नेगेटिव इंटीजर्स और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इनको हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक या ऋण पूर्णांक, और इनको हम कहते हैं ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋण पूर्णांक के अंतर्गत -∞ से -3, -2, -1 तक आता है, और ऋणोत्तर पूर्णांक में 0, 1, 2, 3 ये सभी आते हैं। इसे हम होल नंबर भी कह सकते हैं या पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या अथवा होल नंबर कहते हैं। अब देखेंगे हम, तो यदि इस पूर्ण संख्या में से 0 को हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो बचता है 1, 2, 3 और डाटा। इन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, या नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। अब हम देखेंगे आगे, तो जो पूर्ण संख्याएं हैं उनसे जो है छोटा समुच्चय हमारा प्राकृतिक संख्या है। अब हम देखिए इनका जो है एक जो है मतलब कि वर्गीकरण कर देंगे, देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ा जो हमारा समुच्चय है वो है जो है सम्मिश्र संख्याओं का। उसके बाद जो है काल्पनिक और वास्तविक में बांट दिया गया है, और फिर से जो है उनको पूर्णांक और जो है अपूर्णांक में बांट दिया गया है, या परिमेय और अपरिमेय में। ये जो है हम देखेंगे सम्मिश्र संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या
ये परिमेय और अपरिमेय, फिर से हम देखेंगे तो यह जो है इसको पूर्णांक और दशमलव में, और पूर्णांकों को हम देखेंगे तो ये पूर्णांक जो है दो भाग में बांट दिए गए हैं, ऋणात्मक पूर्णांक और ऋण पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, और पुनः ऋणात्मक पूर्णांक को हम जो है पूर्ण संख्या बोल रहे हैं, पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या में से माइनस कर देते हैं जीरो को, तो ये हमारी कहलाती है प्राकृतिक संख्या। अब हम प्राकृतिक संख्याओं के विषय में पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें से सम, विषम, पहला वर्गीकरण जो है प्राकृतिक संख्याओं का सम और विषम में है। दूसरा वर्गीकरण हम लोग जो है भाज्य और अभाज्य में देखेंगे। प्राकृतिक संख्या, इसे जो है सम संख्या, इवन नंबर बोलते हैं, और विषम संख्या इसे आठ नंबर का। अब देखेंगे हम सम संख्या या इवन नंबर, तो वे संख्या जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, अथवा हम ये कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य होती हैं, सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या की बात करेंगे तो कह सकते हैं वे संख्याएं जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, अथवा हम ये कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती हैं, या वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती हैं। वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः भाज्य नहीं होती है, नहीं होती है। अब हम देखेंगे दूसरा वर्गीकरण इसका। तो अगला वर्गीकरण है हमारा भाज्य और अभाज्य के आधार पर, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, या कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। भाज्य संख्या की हम बात करें, इसको जो है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। और प्राइम नंबर पूछेगा तो हम बताएंगे वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड होते हैं।
इसे हम देखेंगे भाज्य संख्या में, तो 4 है, 4 का एक गुणनखंड 1, दूसरा गुणनखंड 2 और तीसरा गुणनखंड 4। इस 4 के 3 गुणनखंड हुए तो हम कहेंगे कि ये 4 जो है भाज्य संख्या है। जैसे ही हम 6 को देखें तो 6 का एक गुणनखंड 1, दूसरा गुणनखंड 2, तीसरा गुणनखंड 3 और चौथा गुणनखंड 6। इसके 4 गुणनखंड है, अतः यह भी भाज्य संख्या है। अगर हम 3 को देखें तो 3 का एक गुणनखंड 1 और दूसरा गुणनखंड 2, इसके 2 ही गुणनखंड है, तो हम बोलेंगे कि यह जो है दूसरा गुणनखंड 3 होगा, ठीक है। इसके 2 ही गुणनखंड है तो हम कहेंगे कि यह एक अभाज्य संख्या है। ऐसे ही हम 2 को देखेंगे तो 2 का एक गुणनखंड 1 और जो है दूसरा गुणनखंड 2, इसके भी 2 ही गुणनखंड है तो हम इसको कहेंगे अभाज्य संख्या है। लेकिन हम एक बात ध्यान रखेंगे कि एक जो है, एक का एकमात्र गुणनखंड 1 है, ठीक है, अतः इसका जो है न तो 2 ही गुणनखंड है और न तो 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः हम इसको न तो भाज्य कहेंगे और न ही अभाज्य कहेंगे। हम कह सकते हैं कि एक न तो भाज्य संख्या है, न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, न ही अभाज्य संख्या है। अब हम देखेंगे अभाज्य संख्याओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, ठीक है। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। दूसरी बात हम ये देखेंगे कि दो सबसे छोटी, दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। क्योंकि बाकी सभी सम संख्याएं भाज्य होती हैं, दो ही जो है केवल एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। अब हम इसके बाद देखेंगे तो हम देखेंगे आगे जो है, देखते हैं हम लोग जिसे अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात करना है। अभाज्य संख्याओं की संख्या 1 से 100 के बीच में, अगर हम 1 से 10 के बीच में देखें तो पाएंगे कौन कौन सी समअभाज्य, कौन सी भाज्य संख्या है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। 11 से 20 के बीच में या 10 से 20 के बीच में करते हैं, ठीक है। तो 10 से 20 के बीच में 11 है, फिर 13 है, 17 है, 19 है। 20 से 30 के बीच में तो 23 और 29 है। फिर 30 से 40 के बीच में तो 31, 37, फिर 40 से 50 के बीच में तो 41 है, 43 है, 47 है। फिर देखेंगे हम 50 से 60 के बीच में तो 53, फिर 59। 60 से 70 के बीच में देखेंगे हम तो 60 से 70 के बीच में 61, फिर 67। फिर देखेंगे हम 70 से 80 के बीच में तो पाएंगे 71, 73 और 79। फिर 80 से 90 के बीच में हम देखेंगे तो ये हो जाएंगी 83 और 89। फिर देखेंगे हम 90 से 100 के बीच में तो
95, 96, 97, 97 देखेंगे। यह देखिए एकमात्र अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो हम टोटल को गिन लेंगे। ये 4, 4 8, 2 10, 2 12, 3 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 3 22, 2 24, 1 25, यानी 1 से 100 के बीच, 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं, जिसमें से हम इनको जो है इस प्रकार याद रखेंगे। 44, 22, 32, 23, 21, इस प्रकार हम इनको याद रखेंगे। अगर 1 से 10 के बीच पूछेगा तो 40 4 हो जाएंगे। 1 से 20 के बीच पूछेगा तो 4 4 8 हो जाएंगे। 1 से 30 के बीच पूछेगा तो 4 4 8 2 10 हो जाएंगे। 1 से 40 के बीच तो 4 4 8 2 10 2 12 हो जाएंगे। 1 से 50 के बीच तो 4 4 8 2 10 2 12 3 15 हो जाएंगे। 1 से 60 के बीच तो 4 4 8 2 10 2 12 3 15 2 17 हो जाएंगे। इस प्रकार में हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो इसे याद रखेंगे मोबाइल नंबर की तरह, और जो है अभाज्य संख्याओं की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं।